नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपको दिन की हर बड़ी खबर से रूबरू कराने का। सबसे पहले आपको अपडेट दे दें ईरान इजराइल युद्ध की, जहां नॉनस्टॉप बमबारी अब भी जारी है। इस वक्त भी जब हम आपको यह खबर दे रहे हैं, ईरान के अलग अलग शहरों पे इजराइल की मिसाइल हमला कर रही हैं। ईरान पर जितनी मिसाइल गिर रही हैं, उतना ही गुस्सा आसिम मुनीर के खिलाफ भी पाकिस्तान में भड़कने लगा है। पाकिस्तान में ईरान पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद, कराची में सड़क पर जनता उतर आई है। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेट करने पर पाकिस्तान में गुस्सा है। आसिम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की अपील की है। अमेरिका और इजराइल ईरान में खामेनेई के तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसा माहौल पाकिस्तान में बन रहा है, ईरान से पहले लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान में आसिम मुनीर का ही तख्ता पलट ना हो जाए। क्या ईरान से पहले पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? क्या पाकिस्तान की आवाम और सियासतदान मुनीर को हटा देंगे? क्या ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की डिमांड कर मुनीर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बम बरसा रहे हैं और पाकिस्तान का मौलाना मुनीर ट्रंप को शांति दूत बता रहा है। लेकिन ईरान पर ट्रंप के हमले के बाद पाकिस्तान की आवाम, सियासी जमात और सेना का एक बड़ा हिस्सा मुनीर के खिलाफ हो गया है। सोशल मीडिया पर उन लोगों से माफी की मांग की जा रही है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज मांगा है। संसद में तो सीधे आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान अपने एयरबेस और समंदर का इस्तेमाल अमेरिका को करने देने पर राजी हो गया है, जहां से अमेरिकी सेना ईरान पर हमले कर सके। कहा जा रहा है कि मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी जनता ईरान के साथ खड़ी है। 2 दिन पहले तक मुनीर और पाकिस्तान की सरकार ट्रंप को शांति का मसीहा बता रही थी। आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात को भी पाकिस्तान की मीडिया में खूब तवज्जो मिल रही थी, लेकिन मुनीर और शहबाज भले ही ट्रंप के साथ खड़े हों, लेकिन पाकिस्तान की जनता और नेता अपने फील्ड मार्शल के खिलाफ है। गाजा में इजरायली हमले को लेकर पाकिस्तान की जनता पहले से भड़की हुई थी। गाजा में नरसंहार के लिए वो ट्रंप को जिम्मेदार मानती है। अब ईरान पर इजरायली हमले की वजह भी वो ट्रंप को ही मान रही है। और ऐसे समय में पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करने पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। पाकिस्तान में यह मैसेज क्लियर है कि उनकी फौज ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ी है और इसका इंपैक्ट भी अब दिखने लगा है। ईरानी न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले के विरोध में वजीरिस्तान के स्थानीय पश्तूनों ने कई पुलों पर बमबारी की है और वजीरिस्तान तक आने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी फौजियों के सामने बड़ी मुश्किल आ गई है। सड़कें बंद होने की वजह से टीटीपी के लिए आसान शिकार बन गए हैं। टीटीपी के आतंकवादी अब काफी आसानी से पाकिस्तान की फौज पर हमले कर सकते हैं। आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 2 घंटे की मीटिंग में आखिर क्या डील हुई थी, ये अब पाकिस्तान की जनता सीधे सीधे जानना चाहती है। जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, तब से आसिम मुनीर एकदम शांत है। मुनीर का अभी तक कोई बयान नहीं आया है और अब पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। आज पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी। मीटिंग में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ हिस्सा लेंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद यह अहम मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में भारत पर भी चर्चा जरूर होगी, क्योंकि इस जंग में इंडिया इजराइल मिसाइल बराक 8 के कमाल से पाकिस्तान की जो सेना है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई है। ईरान की खतरनाक मिसाइलों से इजरायल का हाल बहुत बुरा हो सकता था। इजरायल के सैन्य अड्डे, एयरबेस, स्ट्रेटेजिक सेंटर, ये सब तबाह हो सकते थे अगर इंडिया इजरायल मेड मिसाइल बराक 8 ना होती। इस मिसाइल ने पाकिस्तान की फतह को मार गिराया था। अब यही मिसाइल इजरायल के फतह की गारंटी बन गई है। जब से पाकिस्तान ने ईरान इजरायल वॉर में इस मिसाइल को देखा है, पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई है। एयर डिफेंस के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार इजरायल के माने जाते हैं, चाहे रॉकेट हो या ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर सुपरसोनिक मिसाइल। हर तरह के खतरे से निपटने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के 7वें दिन इजरायल ने नए इंटरसेप्टर मिसाइल की एंट्री कराई थी।
ईरान इजरायल वॉर में पहली बार बराक 8 मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। इस मिसाइल को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत की डीआरडीओ ने मिलकर डेवलप किया है। इजरायल ईरान वॉर में इसकी एंट्री से पाकिस्तान में खलबली क्यों मची है, ये भी समझ लीजिए। बराक 8 मिसाइल सिस्टम डेडिकेटेड रेडार के सपोर्ट से अकेले फायरिंग यूनिट की तरह ऑपरेट कर सकता है। यह सिस्टम एक ही समय में दुश्मन के अलग अलग 16 टारगेट पर 24 मिसाइलें दाग सकता है। यह सुपरसोनिक मिसाइल है। इसमें एक ऐसा सीकर लगा है जो दुश्मन के हवाई खतरे को ढूंढकर नष्ट कर देता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, लेकिन यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 110 किलोमीटर तक भी निशाना बना सकती है। आर्मी और एयरफोर्स में बराक के लैंड वर्जन भी हैं। मोबाइल वर्टिकल लॉन्चर MRSAM को कम समय में किसी भी जगह पर तैनात किया जा सकता है। इस सिस्टम की एक बैटरी में 3 लॉन्चर हैं और हर लॉन्चर में 8 ट्यूब हैं और एक बार सभी मिसाइल लॉन्च होने के बाद महज कुछ समय में ही इसे फिर से रीलोड भी किया जा सकता है। बराक 8 मिसाइलों से इजरायल ईरान की तरफ से आ रहे मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिरा रहा है। भारतीय डिफेंस सिस्टम की इस कामयाबी से सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग के दौरान बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल और एरियल अटैक को अंजाम दिया गया था, लेकिन हर हमले को आसानी से भारतीय एयर डिफेंस ने एंगेज किया और हवा में ही उसे तबाह कर दिया और इस कामयाबी में बराक 8 ने अहम रोल निभाया। अब यही काम बराक 8 इजरायल के लिए कर रही है। सरेआम लड़की को अगवा करने का सीन तो आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, जब गुंडे बीच बाजार अपहरण की वारदात को अंजाम दिया करते हैं। लेकिन अब जो अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें एक ऐसा ही रियल सीन आपको दिखाई पड़ेगा, जब बाइक सवार बदमाश सबके सामने से खींचकर लड़की को बाइक पर बिठाते हैं, फरार हो जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि लड़की ने क्या चालाकी दिखाई और कैसे बदमाशों के चंगुल से अपनी होशियारी से बच निकली। एक लड़की को 2 लोग खींचते हुए ले जा रहे हैं। लड़की बचने और आरोपियों से छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। सफेद शर्ट पहने हुए शख्स के हाथ में धारदार हथियार है, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग भी लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। दोनों आरोपियों के ठीक आगे एक युवक बाइक पर बैठा है। अचानक दूसरा शख्स लड़की को उठाकर बाइक पर बैठ जाता है और बाइक पर बैठे अपराधी सीधे, जबकि उनका तीसरा साथी बाईं तरफ भाग जाता है। मार्केट में मौजूद कोई भी शख्स आरोपियों को रोकने की कोशिश नहीं करता है। ये किसी फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें नहीं है। ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में नाबालिग के लाइव किडनैपिंग की वारदात का फुटेज है। 3 बदमाश बोरी इलाके में हथियार के साथ आते हैं और बीच बाजार दिन दहाड़े लड़की को किडनैप कर लेते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। बदहवास भागती हुई ये वही लड़की है जिसका बदमाशों ने अपहरण किया था। दरअसल जब बदमाश लड़की को किडनैप करके भाग रहे थे, तभी आगे रोड पर जाम लग गया। इसी दौरान लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए बाइक से छलांग लगा दी और भीड़ में छिप गई। थोड़ी देर बाद जब बदमाश वहां से गए, तब जाकर लड़की अपने घर की तरफ वापस जा पाई। लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसने थाने में किडनैपिंग की शिकायत तक दर्ज नहीं कराई। हालांकि जैसे ही लाइव अपहरण का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस खुद ही एक्शन में आ गई। पहले पुलिस ने आरोपियों के ऊपर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया और केस दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही इजेश अमलियार, छोटू अमलियार और सतिया उर्फ संतोष को रणजीतगढ़ के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग पीड़िता बोरी थाना इलाके की रहने वाली है, जबकि तीनों आरोपी धार जिले के हैं। इसमें जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त होगी अन्य माध्यमों से, तो थाना बोरी पे अपराध क्रमांक 99 दर्ज किया गया, जिसमें विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 74 हो गया, 76, 137(2), 351(2) और पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत इसमें एफआईआर दर्ज की गई है।
बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी लड़की से एक तरफा इश्क करता था, लेकिन लड़की इसका विरोध करती थी। आरोपी हर समय लड़की का पीछा किया करता था। वारदात के दिन दोपहर को लड़की अपनी बहन के साथ बोरी बाजार गई थी। तभी आरोपी युवक अपने 2 और साथियों के साथ आया और लड़की को जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठा दिया। लड़की की बहन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसे हथियार के दम पर डरा दिया और मौके से फरार हो गए। आजकल कहा जाता है कि भाई भलाई का जमाना नहीं रहा, और ये बात गाजियाबाद में एकदम सही भी साबित हो गई। 2 गुटों के बीच विवाद में बीच बचाव करना एक शख्स को इतना भारी पड़ गया, बदमाशों ने बीच बचाव करने वाले शख्स के घर पर अटैक कर दिया और धार हथियारों से मारकर उसे घायल कर दिया। अब यूपी पुलिस हमला करने वाले दिल्ली के बदमाशों की तलाश में जुट गई है। दर्जन भर से ज्यादा बदमाश, किसी के हाथ में असला है, किसी के हाथ में चाकू है, तो किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में फंटी है, कोई आधा बांस ही लेकर आया है। इसने गोली चलाई है अभी आगे लाल पिछड़ 6-7 राउंड पार करे। बदमाशों ने मोहल्ले में दहशत फैलाने के लिए दनादन कई राउंड फायर किए, तोड़ फोड़ की, मारपीट की। क्या मारा तेरे? मेरे भी लेडी छुरी गोली मार रहे हैं। एक शख्स के घर में घुसकर पीटा गया, धारदार हथियारों से हमला किया गया। कहाँ का मारी तेरे? चोट कहाँ लगी? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तेरी ऐसे मत कर। क्या लगा हुआ है? चाकू मारे। मारपीट के बाद पीड़ित को अधमरी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। ये सब हुआ है गाजियाबाद के कल्लूपुरा इलाके में, जहां दिल्ली के बदमाशों ने हमला बोला। बदमाशों ने आधा घंटे तक मोहल्ले में तांडव किया, घरों के दरवाजे तोड़ दिए, गली की गाड़ियां तोड़ दी, सीसीटीवी कैमरों को ध्वस्त कर दिया, दबंगों को जो भी मिला उसे तोड़ डाला। मारपीट और हमले का आरोप चीनू नाम के बदमाश पर लगा है, जो दिल्ली का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। दरअसल पूरा विवाद एक मामूली बात पर शुरू हुआ, जहां पहले एक दुकान पर चीनू गैंग का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ, जिसमें पीड़ित सुशील ने बीच बचाव कर दिया, जिससे चीनू एंड गैंग इतना नाराज हो गया। रात में सुशील के घर पर पूरे गैंग ने हमला बोल दिया। सुशील के घर के साथ बदमाशों ने गली के दूसरे घरों में भी तोड़फोड़ की। चीनू एंड गैंग की दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन मारपीट और हमले की शिकायत किसी ने भी पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। लेकिन पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच करने में जुटी हुई है। दिल्ली के हिस्ट्री शीटर ने यूपी में कानून को चैलेंज किया है। अब योगी की पुलिस एक्टिव हो गई है। जल्दी ही दिल्ली के दबंगों का फुल ट्रीटमेंट यूपी पुलिस करने वाली है। और अब झांसी चलते हैं, जहां एक पुलिस वाले और युवक के बीच भारी मारपीट हो गई। लोग बीच बचाव करते रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे और बेल्ट बरसाते रहे। मारपीट के दौरान पासा पलटता रहा, कभी पुलिस वाला भारी पड़ा तो कभी युवक ने जोर दिखाया। पूरी तस्वीरें कैद हुई कैमरे में, ये रिपोर्ट आप खुद देखिए। पुलिसकर्मी ने पहले बेल्ट निकाली और नीली टी शर्ट पहने शख्स पर बरसानी शुरू कर दी। उसे जहां मौका मिला वहीं से युवक पर बेल्ट की बौछार कर दी। लोग बीच बचाव करते रहे, लेकिन पुलिसकर्मी लगातार युवक की पिटाई करता रहा। तभी युवक पुलिसकर्मी को धक्का देता है और पुलिसकर्मी नीचे गिर जाता है। गिरने के बावजूद पुलिस वाला युवक पर बेल्ट से हमला करना जारी रखता है। अब युवक का भी सब्र जवाब दे देता है, वो भी पुलिसकर्मी को पीटना शुरू कर देता है। कुछ लोग दोनों को खड़ा कराते हैं, लेकिन जमीन से उठते ही मारपीट का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है।
अब मार खा रहा युवक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लेता है, जिसके बाद पुलिसकर्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। पुलिस कांस्टेबल और युवक के बीच विवाद की ये तस्वीरें झांसी की हैं। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले, मारने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल हुआ। बताया जा रहा है कि जिन दोनों के बीच मारपीट हो रही है वो दोनों पड़ोसी हैं। पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी से वापस अपने घर लौट रहा था, तभी पड़ोसी युवक के साथ पुलिसकर्मी के भतीजे की झड़प हो जाती है। आरोप है कि बीच बचाव की जगह पुलिसकर्मी युवक को गाली देने लगता है। जब युवक इसका विरोध करता है तो पुलिसकर्मी भड़क जाता है और बेल्ट निकालकर युवक को पीटना शुरू कर देता है। मारपीट की वजह से पुलिसकर्मी की वर्दी तक फट जाती है। जिस कांस्टेबल पर मारपीट का आरोप लगा है वो ललितपुर जिले में डायल 112 पर तैनात है। पुलिसकर्मी की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों के बीच मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसे मोहल्ले वालों ने वायरल कर दिया। तो झांसी में वर्दी वाले को भी नहीं बख्शा गया, तो वहीं एमपी के आगर की बात करते हैं, मालवा की। यहां टोल प्लाजा पर बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। टोल टैक्स देने को लेकर हुए विवाद में टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़ हुई और जब टोल कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो लोग उनसे ही भड़क गए। दबंगों ने लाठी डंडों से टोल कर्मचारियों की पिटाई की। टोल प्लाजा पर कुछ लड़के खड़े हैं, तभी उसमें से एक लड़का डंडा लेकर आता है, टोल बूथ पर अटैक करता है और टोल बैरियर को तोड़ देता है। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए, वही लड़का फिर से टोल बूथ पर अटैक करता है। उसके कुछ साथी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच नीली टी शर्ट पहने दूसरा लड़का टोल बूथ के शीशे को तोड़ देता है। ऐसे ही करके ये सारे लड़के मिलकर टोल बूथ को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बूथ के शीशे टूटे हुए हैं। शीशे टूटकर मेज और फर्श पर बिखर गए हैं। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें एमपी के आगर मालवा की हैं। नेशनल हाईवे पर बने पगारिया टोल प्लाजा पर सामान्य तरीके से काम चल रहा था, गाड़ियों का आना जाना लगा था। तभी बाइक और कार से ये युवक ग्रुप में पहुंचते हैं और गाड़ी से उतरते ही गाली गलौज शुरू कर देते हैं। पहले ये लड़के टोल इंचार्ज गौरव भदौरिया से जाकर मिलते हैं। तोड़फोड़ की इस घटना पर गौरव ने जो बताया है उसे सुनिए। सर, 2 गाड़ियां आई थी, पहले एक बाइक आई थी, फिर एक कार से कुछ लोग आते हैं, 7-8 लोग, वो टोल पे सीधे आके गाली गलौज और डंडे लेके आते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, बोलते हैं आपको दिक्कत क्या है। तो हमने बोला सर भैया बात बताओ, बात क्या है आपकी, कि नहीं आपको दिक्कत क्या है, ऐसे सब तो बोलते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। आके स्टाफ को भी गाली गलौज किए हैं। फिर मैं ऊपर आके बैठ गया हूँ इधर साइड में, तो टोल पे तोड़फोड़ किए हैं, काफी गाली गलौज किया, 15 रात से पेश आए यहाँ पे टोल पे आके। सूचना मिलते ही पुलिस टोल प्लाजा पर पहुंचती है, वहां मौजूद लड़कों से बात करती है। इस दौरान ये नीली टी शर्ट वाला लड़का भी मौजूद रहता है, जिसने टोल बूथ में तोड़फोड़ की है। अब सवाल ये बनता है कि तोड़फोड़ करने वाले ये लड़के कौन हैं, जो पुलिस के आने के बाद भी वहीं रहते हैं, तोड़फोड़ कर भागते नहीं। बताया जा रहा है कि उत्पात मचाने वाले ये युवक हिंदू संगठन से जुड़े हैं। हालांकि पुलिस ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। शिकायत के बाद पुलिस फिलहाल पूरे मामले का पता लगाने में जुटी है। उधर एमपी के छतरपुर में जमीनी विवाद पर जमकर कोहराम मचा है। 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। एक तरफ महिला छत से पत्थर बरसा रही थी, तो दूसरी तरफ नीचे से महिला पर पत्थर से हमले हो रहे थे। नॉन स्टॉप पत्थरबाजी क्यों हुई, कैसे हुई, देखिए रिपोर्ट। छत से महिला ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रही है, ईंट को तोड़कर टुकड़ों से नीचे खड़े लोगों पर हमला कर रही है। नीचे से भी एक युवक महिला पर पत्थरों से हमला कर रहा है। मना करने के बाद भी ना तो महिला मानती है और ना ही नीचे खड़ा युवक।
दोनों तरफ से लगातार पत्थर चलते हैं। पत्थरबाजी के दौरान एक लड़का छत पर आता है और पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा उठाकर मारता है, जो नीचे खड़े एक व्यक्ति के चेहरे पर लगता है। ये पूरा विवाद जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिस छत से महिला पत्थर चला रही है उसके बगल की जमीन पर गेट लगा हुआ है। छत से महिला शख्स को गेट तोड़ने के लिए मना करती है, लेकिन शख्स नहीं मानता और गेट तोड़ देता है, जिसके बाद महिला के साथ छत पर खड़ी एक लड़की भी ताबड़तोड़ पत्थर चलाने लगती है। देखते ही देखते काफी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन दोनों तरफ से लगातार पत्थरबाजी होती रहती है। इसी दौरान जो शख्स गेट तोड़ता है, छत से एक पत्थर आकर उसके चेहरे पर लग जाता है। शख्स को पत्थर लगने के बाद चीख पुकार मच जाती है। वहां मौजूद लोग उसे फटाफट अस्पताल लेकर भागते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की बात सुनकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा तेज हो गया है। अपराधी पुलिस को गोली दे रहे हैं तो पुलिस जवाब में उन्हें गोलियां खिला रही है। सीएम योगी ने कई बार कहा है कि बदमाश या तो क्राइम छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश। फिर भी कुछ बदमाश बाज नहीं आते तो यूपी पुलिस को यमराज का रूप धारण करना पड़ता है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस ने 6 एनकाउंटर किए हैं। बरेली में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार हुआ है। गाजियाबाद में मर्डर के आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ है तो फिरोजाबाद में 2 लुटेरों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। मेरठ में असलाह तस्कर अमन को पुलिस ने धर दबोचा है। यूपी में योगी राज है, अपराधियों का इलाज यमराज है। बाबा राज में बेटियों को छेड़ा तो यूपी पुलिस बना देगी लंगड़ा। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, अपराधियों में कानून का टेरर। योगी ने कह दिया था, यूपी में क्राइम करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, मगर फिर भी बदमाश बाज नहीं आ रहे तो यूपी पुलिस यमराज का रोल बाखूबी निभा रही है। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा की रफ्तार तेज कर दी है। 24 घंटे में 6 एनकाउंटर, बरेली से लेकर फिरोजाबाद, गाजियाबाद और मेरठ तक। शुरुआत बरेली से, जहां छात्रा को सरेआम छेड़ने वाले बदमाश को पहले पुलिस ने गोली खिलाई, अब वो अस्पताल में डॉक्टरों की गोली खा रहा है। इसका नाम मुसब्बिर है, जिसने सरेआम स्कूल से लौटती छात्रा के साथ अश्लील हरकत की थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को इसकी सरगर्मी से तलाश थी। आखिरकार इज्जत नगर की कश्मीरी कोठी इलाके में पुलिस से ये टकरा गया, जिसके बाद पुलिस ने इसका हिसाब किताब कर इसे लंगड़ा बना दिया। छेड़छाड़ से पहले मुसब्बिर ने आसपास देखा कि कोई है तो नहीं, फिर बाइक से वापस लौटा और छात्रा के साथ गलत हरकत कर फरार हो गया था। उधर फिरोजाबाद पुलिस ने भी ऐसे ही एक मनचले को सबक सिखाया। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पहले तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, मगर योगी की पुलिस कहां छोड़ने वाली थी। भागने वाला बदमाश अब 2 कदम भी अपने दम पर नहीं चल पा रहा। पुलिस के कंधों के सहारे लंगड़ाता हुआ माफी माफी चिल्लाने लगा। उधर फिरोजाबाद पुलिस ने दूसरा एनकाउंटर भी किया। अपाचे बाइक पर सवार होकर 2 शातिर चोर क्राइम को अंजाम देने जा रहे थे। रसूलपुर में पुलिस की टीम दोनों का इंतजार कर रही थी। बस फिर क्या था, पुलिस ने हाफ एनकाउंटर वाला डोज दे दिया तो अर्जुन और दीपक अपने पैरों पर चलने के काबिल ही नहीं बचे। पुलिस ने इनके पास से 41,000 कैश, 1 बाइक और तमंचा बरामद किया है। दोनों चोरों पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इधर जिला गाजियाबाद के अपराधी भी रहम की भीख मांगते दिखे। 24 घंटे में गाजियाबाद में 2 शूटआउट हुए। पहला हाफ एनकाउंटर 25,000 के इनामी अजय उर्फ मोनी का हुआ,
जिसने 18 जून को मुरादनगर थाने के बाहर रवि शर्मा नाम के शख्स की हत्या की थी। उसका साथी मोंटी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वारदात के बाद से पुलिस मोनी की तलाश में जुटी थी। उधर गाजियाबाद में दूसरा एनकाउंटर कौशाम्बी थाना इलाके में हुआ। पुलिस को फरार बदमाश प्रिंस की टिप मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ धावा बोला। लूटपाट और छिनैती की कई वारदातों को अंजाम दे चुका ये बदमाश कई दिनों से पुलिस के रडार पर था। आखिरकार इसका भी हिसाब हो गया। अब ये लंगड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। इधर मेरठ पुलिस भी फुल फॉर्म में थी। जमीन पर जख्मी पड़ा ये शातिर असलहा तस्कर अमन है, जो अपने पिता हसमत के साथ मिलकर हथियारों की तस्करी करता था, लेकिन पुलिस ने इसका भी संडे खराब कर दिया। सरूरपुर पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर मौज उड़ा रहे इस बदमाश को भी कानून के शिकंजे में ले लिया है। इसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। यूपी पुलिस बदमाशों को चैन से सोने नहीं दे रही। मैसेज क्लियर है, बाबा के राज में क्राइम करोगे तो ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। योगी ने एक नहीं कई बार कहा है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर उत्तर प्रदेश। सीएम ने यूपी पुलिस को फ्री हैंड दिया है, जिसका अंजाम सबके सामने है। अपराधी चलने के काबिल नहीं बचे। जो ज्यादा उड़ा उसका चैप्टर ही क्लोज हो गया। और अब बात मॉनसून की। भारत के करीब 25 राज्यों को मॉनसून कवर कर चुका है। बाकी बचे इलाकों में भी अगले 24 से 48 घंटों में मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। ओडिशा के 50 गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। अगले 3 दिनों में नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी एमपी में भी रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। मॉनसूनी बारिश का तांडव करीब करीब पूरे देश में जारी है। गुजरात से लेकर बंगाल तक तबाही का मंजर नजर आ रहा है, तो ओडिशा में 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी तस्वीरें डरा रही हैं। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि सड़कों पर गाड़ियों की जगह बोट चल रही है। बंगाल में बाढ़ बारिश से हालात बेकाबू हो चुके हैं। जहां तक नजर जा रही है, बस पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। शहर से लेकर गांव सब पानी में जल समाधि ले चुके हैं। बस्तियों में कई फीट पानी जमा हो चुका है। कल तक जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, आज वहां के हालात ऐसे हैं कि रोड पर बोट चलानी पड़ रही है। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को निकालने के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है। ये तस्वीरें आगरा की हैं। बाइक पर बोरे में मगरमच्छ है, जिसे एक शख्स पकड़े हुए है। दूसरा शख्स बाइक चला रहा है। बारिश के बाद जब चंबल नदी में पानी बढ़ा तो मगरमच्छ नदी से निकल आया। नदी से 2 किलोमीटर दूर गांव आ पहुंचा, जहां लोगों ने मगरमच्छ को देखा तो हड़कंप मच गया। बाद में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर फिर से नदी में छोड़ दिया। यूपी के पीलीभीत में भी बारिश के बाद नहर में पानी बढ़ गया। माधो टांडा में नहर का करीब 30 फीट हिस्सा पानी के बहाव में बह गया। नहर कटने के बाद आसपास के इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सैकड़ों बीघे की फसल पानी में डूब गई। हरदोई ब्रांच नहर से निकलने वाली ये नहर करीब 50 साल पुरानी है। नहर कटने के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। नहर की मरम्मत की जा रही है। ये राजस्थान का 12 जिला है, जहां मूसलाधार बारिश का प्रकोप टूटा है। सड़क पर बह रहे पानी की रफ्तार देखिए, हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा है। बारा में जहां तक निगाह जाएगी, हर तरफ पानी ही पानी दिखेगा। घरों से लेकर सड़कों तक कई फीट जल जमाव हो चुका है।
NH27 4 लेन हाईवे पर 3 फीट तक पानी भरा है। एक बस पानी में फिसलते फिसलते बची। ये बारा का भंवरगढ़ पुलिस थाना है, जहां पूरा थाना कंपाउंड तालाब बन चुका है। ऑफिस के अंदर पानी भरने से पुलिस रिकॉर्ड खराब हो गए। राजस्थान के टोंक में भी पहाड़ों से तेज रफ्तार में बहता पानी डरा रहा है। पानी के साथ तेजी से मलबा भी साथ आ रहा है, तो नीचे का इलाका पूरा पानी पानी हो चुका है। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। चौबीस घंटे में ही माउंट आबू में 7 इंच बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हुई है। ये हालात सूरत के हैं। मकान से लेकर दुकान सब पानी में कई फीट डूब चुके हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। गाड़ियों को कई फीट भरे पानी से गुजरना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद सूरत में स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। ये डांग का बघई इलाका है, जहां बारिश के बाद पहाड़ी इलाके में कई वाटरफॉल फूट पड़े। साबरकांठा में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवा का भी कहर टूटा। कई पेड़ जड़ से उखड़ गए, तो पानी के तेज बहाव में पक्की सड़क बह गई। कई जगहों पर सड़क धंस गई। वहीं तेज बारिश के बाद भेंसका और घोंवाव नदियां उफान पर हैं। सूरत में केवल 2 घंटे में ही 5.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कई स्टेट में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के लिए कई राज्यों के लिए मुसीबत भारी पड़ने वाली है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि सिक्किम, बंगाल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, ओडिशा, झारखंड, बंगाल, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई है। कई राज्यों में सरकारों ने बाढ़ बारिश से निपटने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। दिल्ली की मंगोलपुरी में कल एक मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। 5 बुलडोजर लगाकर सरकारी जमीन में बने वजूखाने और शौचालयों को तोड़ा गया। ये कार्रवाई मस्जिद कमेटी और एमसीडी दोनों की सहमति से हुई। हाईकोर्ट ने दरअसल पिछले साल नवंबर में अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन मस्जिद कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एमसीडी ने 20 जून को फ्रेश नोटिस देकर अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा, जिसके बाद मस्जिद कमेटी और पुलिस के बीच कई राउंड की बैठक हुई। अवैध निर्माण को हटाने पर सहमति बनी और अब यह कार्रवाई हुई है। कल अमेरिका ने खामेनेई को वार्निंग दी थी। आज खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को धमकी दी है कि बदला बहुत बड़ा होगा। अमेरिका और इजरायल दोनों जानते हैं कि यह जंग खामेनेई के जिंदा रहते कभी खत्म हो ही नहीं सकती। खामेनेई को लेकर बहुत दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है खामेनेई बंकर में है, कोई कह रहा है कि वो ईरान से बाहर किसी सेफ लोकेशन में भेज दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि खामेनेई की एग्जैक्ट लोकेशन आखिर कहां पर है और खामेनेई का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है? इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। खामेनेई को क्यों लग रहा है मारे जाने का डर? मारे जाने की आशंका से खामेनेई ने उत्तराधिकारी का ऐलान किया। खामेनेई अचानक से कहां छिप गए हैं? ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद नेतन्याहू क्या करेंगे? ईरान ने जंग जारी रखी तो नेतन्याहू कब तक लड़ेंगे? क्या ईरान पर हमला करके नेतन्याहू फंस गए हैं? ईरान पर बम गिराने वाले ट्रंप अमेरिका को क्या बताएंगे?
अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान इजरायल युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। सबकी नजर युद्ध के 3 कैरेक्टर के अगले एक्शन पर जमी हुई है। खामेनेई का जवाबी रिएक्शन क्या होगा? खामेनेई लड़ेंगे या सरेंडर कर देंगे? नेतन्याहू का नेक्स्ट प्लान क्या होगा? नेतन्याहू युद्ध रोकेंगे या जंग जारी रखेंगे? ईरान ने हथियार नहीं डाले तो ट्रंप क्या करेंगे? किस लेवल तक जाएगा ईरान अमेरिका युद्ध? सबसे पहले यह हेडलाइन पढ़िए। खामेनेई को पता है कि अमेरिका उसे मार देगा, लेकिन क्या ईरान रुक जाएगा? जिस तरह से खामेनेई ने फ्यूचर रणनीति बनाई है, उससे लगता नहीं है कि ईरान रुकने वाला है या फिर अमेरिका के आगे झुकने वाला है। खामेनेई की उम्र 86 साल हो चुकी है। खामेनेई को अंदेशा है कि वो मारे जाएंगे क्योंकि इजरायल लगातार टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा है। अमेरिका इजरायल को पता है कि युद्ध तभी रुकेगा जब खामेनेई मरेंगे, लेकिन खामेनेई मौत से पहले नेक्स्ट कमांड तैयार कर लेना चाहते हैं। खामेनेई ने चेन ऑफ मिलिट्री कमांड भी तय कर दिया है। खामेनेई का अतीत कहता है कि खामेनेई झुकता नहीं है, लड़ता है। खामेनेई का दिमाग किस लेवल तक सोच सकता है? खामेनेई की अमेरिका इजरायल को लेकर साइकोलॉजी क्या है, उसको समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं, जब खामेनेई मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर शख्स बनकर उभरे। 27 जून 1981 को तेहरान की अबूजर मस्जिद में खामेनेई का भाषण होने वाला था। खामेनेई को सुनने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए थे। भाषण शुरू होने वाला था, उसी वक्त टेप रिकॉर्डर में ब्लास्ट हो गया। खामेनेई को मारने की प्लानिंग थी ताकि ईरान में 1979 में आई इस्लामिक क्रांति की बुनियाद को हिलाया जा सके। इस ब्लास्ट में खामेनेई का दाहिना हाथ बेकार हो गया, लेकिन इस हमले ने खामेनेई की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर कर दिया। जब 1989 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी की मौत हुई, अली खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए संविधान तक बदल दिया गया। कट्टरपंथी खामेनेई ईरान के सबसे पॉपुलर लीडर बन चुके थे। तब से लेकर अब तक 36 साल तक ईरान ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े लीडर बनकर खामेनेई उभरे। 36 साल से खामेनेई अमेरिका, इजरायल, वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखों का कांटा बने हुए हैं। खामेनेई न इससे डरे न दबे। इराक की लड़ाई के बाद भी खामेनेई उभर कर निकले और अब एक बार फिर वैसी सिचुएशन आई है, लेकिन इस बार पाला दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से पड़ा है। बावजूद खामेनेई सरेंडर के मूड में नहीं दिख रहे। इस आशंका के बाद भी कि उन्हें अमेरिका और इजरायल कभी भी मार सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने ईरान की नेक्स्ट लीडरशिप का ऐलान कर दिया है। खामेनेई ने 3 नाम तय किए हैं, सभी रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं। इन नामों में उनके बेटे मुज्तबा नहीं है। पहला नाम है अली रेजा अराफी अली असगर हेजाजी, दूसरा नाम है हासिम हुसैनी बुशरी, तीसरा नाम है अली अकबर विलायती। अमेरिका, इजरायल खामेनेई को रास्ते से हटाकर नई रिजीम लाना चाहते हैं जो इस्लामिक सरकार ना हो, ऐसी सरकार हो जो उनके इशारे पर चले, न्यूक्लियर बम की सोचे भी नहीं। लेकिन यह तभी संभव है जब कट्टरपंथी सरकार ईरान से हट जाए। लेकिन खामेनेई ने रिलीजियस बैकग्राउंड के उत्तराधिकारियों का नाम देकर यह साफ संदेश दे दिया है कि ईरान में इस्लामिक शासन हटाना आसान नहीं है। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के लिए अयातुल्ला होना जरूरी है। अयातुल्ला धर्म गुरु की एक पदवी है। सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ एक धार्मिक नेता को ही मिल सकता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था में सबसे बड़ा है। सुप्रीम लीडर के अधिकार राष्ट्रपति से भी ज्यादा हैं। सुप्रीम लीडर को देश के सैन्य, न्यायिक और धार्मिक मामलों में फैसले लेने का अधिकार होता है। सुप्रीम लीडर के फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ईरान से जुड़े किसी भी जरूरी मुद्दे पर सुप्रीम नेता का फैसला ही आखिरी माना जाता है। खामेनेई ने जिस तरह से फ्यूचर प्लान किया है और जिस तरह से ईरान में उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि अमेरिका इजरायल के लिए ईरान युद्ध 10 दिन या 2 महीने में खत्म हो जाएगा। लगता नहीं है।
ईरान ने कई साल तक लड़ने की तैयारी कर रखी है, लेकिन इसके लिए खामेनेई का जिंदा रहना जरूरी है। यही वजह है कि खामेनेई खुद को सेफ जोन में रख रहे हैं। खामेनेई को ट्रैक किए जाने का खतरा है। खामेनेई ने सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल बंद कर दिया है। खामेनेई को डर है कि इससे उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। मोबाइल के इस्तेमाल से इजराइल उनकी फ्रीक्वेंसी ट्रैक कर सकता है। खामेनेई कोई खतरा नहीं चाहते, वो फिलहाल सुरक्षित रहना चाहते हैं। खामेनेई के कई टॉप कमांडर इजराइल के हाथों मारे जा चुके हैं। इजराइल लंबे वक्त से इन कमांडर को ट्रैक कर रहा था और खामेनेई भी उसके रेडार पर हैं। बीच में खबर भी आई थी कि इजराइल खामेनेई को मारने वाला है, लेकिन कहा गया कि ट्रंप ने वीटो कर रोक दिया। खामेनेई कहां है, किसी को पता नहीं है। खामेनेई कहां है, यह इजराइल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई को लाविजन शिफ्ट किया गया। लाविजन तेहरान से उत्तर पूर्व की तरफ का इलाका है। लाविजन के बंकर में खुमैनी परिवार के साथ मौजूद है। खामेनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा भी खामेनेई के साथ मौजूद हैं। यह दावा किया था ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट ने। IRGC की वलीए अम्र यूनिट सुरक्षा में लगी हुई है। खामेनेई को इससे पहले भी लाविजन के बंकर में शिफ्ट किया गया था। अप्रैल और अक्टूबर 2024 में अटैक के बाद शिफ्ट किया गया था। दरअसल लाविजन में सीक्रेट न्यूक्लियर बंकर है। इस बंकर का नाम लाविजन 3 है। यहाँ ईरान का मिलिट्री बेस भी है। ये साइट 62 एकड़ में फैली हुई है। जमीन के नीचे 2 किलोमीटर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बंकर तक पहुंचने के लिए लिफ्ट लगी है। लिफ्ट सीधे 200 मीटर अंदर टनल में खुलती है। लिफ्ट से निकलते ही 4 बड़े हॉल हैं। ये हॉल जमीन से 50 मीटर अंदर बने हुए हैं। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई 50 बाई 10 मीटर की है। हॉल की दीवार को रेडिएशन प्रूफ बनाया गया है। दीवार की 2 लेयर है जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। इस साइट पर आने और जाने के लिए 7 दरवाजे हैं। इन दरवाजों पर चौकस सुरक्षा व्यवस्था है। इस साइट पर कुछ खास चुनिंदा लोगों को ही आने की इजाजत है। लेकिन अमेरिका इजराइल के पास जो ताकत है वो खामेनेई को कहीं भी ढूंढ कर मार सकती है।